जय हिंद साथियों। आज हम लोग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का 6 सेमेस्टर का को कैरिकुलर का पेपर देखेंगे जो पिछले साल पूछा गया था। तो हम लोग का आज का कम्युनिकेशन, ये जो को कैरिकुलर है इसका सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। और जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है इसका 6 सेमेस्टर में 5 मई को पेपर होने वाला है, 5 मई 2026 को। इस हिसाब से जो PYQ है ये 2026 का ही है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि आने वाले 5 मई को कैसा पेपर बनेगा और हम किस प्रकार से उसको सॉल्व करेंगे। तो देखो, ये जो कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट है ये BA, BSc, BCom, BBA सबके लिए एक ही पेपर आता है और सबको इसे करना रहता है। और आगे देख लेते हैं कुछ और जानकारियाँ इससे रिलेटेड कि इसमें टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं? 50। और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं। तो इस प्रकार से कितने नंबर हो गए? 100 नंबर। और हमें समय मिलता है 1.5 घंटे। 1.5 घंटे में हमें 50 क्वेश्चन करने रहेंगे जो कि 100 नंबर का रहेगा। ठीक है, इसको अच्छे से देखना, इससे एक आइडिया मिल जाएगा। और अधिकांश क्वेश्चन फंसे जाते हैं। आने वाले 5 मई के लिए आप लोग के लिए ये बहुत ही सहायक साबित हो सकेगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हम लोग एक एक क्वेश्चन इसका देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि काइनेसिस का मतलब है। तो देखो, काइनेसिस को होता है ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम शरीर के हरकतें और हाव भाव से अपना कम्युनिकेशन करते हैं, यानी कि अपने विचारों को आदान प्रदान एक दूसरे के समक्ष करते हैं। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकेंड। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है कि अच्छा कम्युनिकेशन मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? अच्छा कम्युनिकेशन ना, देखो कम्युनिकेशन समझ लेना जरूरी है कि कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन होता है कि जब हम अपने विचारों को, अपने भावों को एक दूसरे के समक्ष आदान प्रदान करते हैं तो उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन और एक होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है कि जब हम आपके समझ कुछ बोल रहे हैं या कुछ लिख कर हम अपने विचारों को, भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे ये वीडियो आप देख रहे हैं तो हमने इसमें बोल कर और लिख कर बताया है, तो ये हो जाएगा वर्बल कम्युनिकेशन। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या हुआ कि हम शरीर के किसी अंगों द्वारा अपने भावनाओं या विचारों को आपके समझ पहुंचा रहे हैं। जैसे मैंने आई कांटेक्ट किया, या मेरे चेहरे के हाव भाव से, या हाथों के इधर उधर घुमाने से यदि आप कुछ समझ रहे हैं और इस प्रकार संचार स्थापित हो पा रहा है, तो ये हो जाएगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि अच्छा कम्युनिकेशन मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? तो देखिए, जो अच्छा कम्युनिकेशन है ये टोन और क्लियरिटी पर निर्भर करेगा कि हम किस तरीके से बोल रहे हैं और जो भी हम बोल रहे हैं वो कितना क्लियर है। गुस्सा तो होगा नहीं, आई कांटेक्ट से बचना ये भी नहीं होगा, तेज बोलना ये भी नहीं होगा। तो इस हिसाब से दूसरा का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला। चलिए, तीसरा नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि एक आत्मविश्वासी बॉडी लैंग्वेज में शामिल है। आत्मविश्वासी मतलब जिससे हमें कॉन्फिडेंस आ सके। तो देखो, हम किसी के समक्ष यदि बातें कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज पहले हमें जान लेना चाहिए बॉडी लैंग्वेज क्या होता है। बॉडी लैंग्वेज मतलब होता है हम शरीर के किसी अंग द्वारा अपने संचार को स्थापित कर रहे हैं, यानी अपने विचारों भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। तो यदि नीचे देख रहे हैं तो अच्छा ये तो नहीं है, झुक कर बैठना ये भी नहीं है। आँखों से संपर्क, देखो हम किसी के सामने यदि आँख में आँख मिलाकर बात करते हैं तो ये एक आत्मविश्वासी बॉडी लैंग्वेज में आता है। तो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा तीसरा का? तीसरा, यानी कि आँखों से संपर्क कर कर यदि हम अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं तो वो आत्मविश्वासी बॉडी लैंग्वेज में आएगा। चलिए, चौथा नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है कि कोई भी पोस्ट शेयर करने से पहले आपको चाहिए। तो कोई भी पोस्ट मान लो हम कहीं भी शेयर करना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए, हमें प्राथमिकता क्या होनी चाहिए उस पोस्ट से रिलेटेड? तो सबसे पहला कह रहा है सच्चाई को नज़रअंदाज करें, तो ये तो कतई नहीं हो सकता। दूसरा कह रहा है जानकारी को जांच कर लेना चाहिए। हाँ, ये बहुत ही ज़रूरी है कि यदि हम कोई भी पोस्ट शेयर कर रहे हैं तो उसमें क्या जानकारी है इसको जांच लेना चाहिए। अगला है तुरंत शेयर करें, ये भी नहीं होगा। फालतू कमेंट जोड़ना ये भी नहीं होगा। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सेकेंड, कि जानकारी को जांच कर लेना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कम्युनिकेशन प्रक्रिया में पहला चरण क्या है?
तो देखो कम्युनिकेशन प्रक्रिया में पहला चरण हमसे पूछा है, लेकिन हम लोग यहाँ टोटल चरण देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। तो सबसे पहला चरण होता है सेंडर। अभी हम सबको बताएंगे, लिख लेते हैं ना। पहला होता है सेंडर, दूसरा होता है इनकोडिंग, इनकोडिंग, तीसरा होता है मैसेज, मैसेज, चौथा होता है चैनल, चैनल, पांचवा होता है डिकोडिंग, डिकोडिंग, छठवां होता है फीडबैक, फीडबैक। अब देखो क्या होता है। सेंडर मतलब होता है कि जो भेजता है, सेंडर मतलब जो मैसेज कम्युनिकेशन जिससे शुरू होता है तो हो जाएगा वो सेंडर। और इनकोडिंग मतलब जो सेंडर है उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या भेजना चाहता है या वो किस विषय पर संचार स्थापित करना चाहता है, तो उसके जो दिमाग में चल रहा है ना वो हो जाएगा इनकोडिंग। लेकिन उस दिमाग में जो चल रहा है उसको उसने लिख दिया या संचार में उसे ला दिया, तो उसे क्या होता है मैसेज। मतलब जो कंटेंट वो भेज रहा है वो हो जाएगा मैसेज। और अगला होता है कि वो किस माध्यम से जो ये मैसेज है वो भेजा है, तो वो हो जाएगा चैनल, जिस माध्यम से मैसेज को भेजा जा रहा है। और डिकोडिंग मतलब कि जहाँ वो भेजना चाहता था, संचार स्थापित करना चाहता था, और वो अगला व्यक्ति उसे डिकोड कर पाया कि नहीं, यानी समझ पाया कि नहीं, डिकोडिंग हो गया। और अंतिम चरण होता है फीडबैक, यानी कि जिस जिस तक संचार पहुंचाना था वो पहुंच गया और वो उस पर जो अगला व्यक्ति है वो कुछ प्रतिक्रिया दिया कि नहीं। तो इस प्रकार से चरण हो गए सेंडर, इनकोडिंग, मैसेज, चैनल, डिकोडिंग एंड लास्ट हो गया फीडबैक। तो अब हम लोग अपना क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन हम लोग का क्या था कि कम्युनिकेशन प्रक्रिया में पहला चरण क्या है। तो अभी हमने बताया पहला चरण हमारे पास सेंडर हो जाएगा, यानी भेजने वाला। तो ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अच्छा सोशल मीडिया शिष्टाचार क्या है। हमसे क्या पूछा है, अच्छा सोशल मीडिया शिष्टाचार क्या है। तो हो जाएगा दूसरे की प्राइवेसी का सम्मान करना। हाँ ये तो होगा ही। आगे देख लेते हैं। प्राइवेट जानकारी को पब्लिकली पोस्ट करना, ये तो नहीं करना चाहिए, शिष्टाचार के अंतर्गत नहीं आएगा। झूठी खबरें फैलाना ये भी नहीं। ऑनलाइन ट्रोलिंग किसी को करना ये भी नहीं हो पाएगा। तो हम लोग का इस हिसाब से अच्छा सोशल मीडिया शिष्टाचार पूछा है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा पहला, दूसरे की प्राइवेसी का सम्मान करना। चलिए अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर का कि सोच को शब्दों में बदलना कहलाता है। अभी हमने बताया था उसमें कि संचार की कितनी प्रक्रिया होती है, कितनी चरण होती है। तो जब हमने बताया था कि सेंडर जो है उसके दिमाग में जो चल रहा है उसको शब्दों में बदलना क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है इनकोडिंग। इनकोडिंग मतलब उसके दिमाग में क्या चल रहा है, अगर वो अपने दिमाग में जो भी चल रहा है उसको शब्दों में बदल कर कहीं लिख दे या दूसरी जगह भेज दे तो उसे मैसेज कहेंगे या बॉडी कहेंगे। लेकिन यहाँ पूछा है सोच को शब्दों में बदलना ना, तो ये हो जाएगा इनकोडिंग कहलाएगा। और जो समझ ले, जिस तक पहुँचा रहा है मैसेज, अगर वो समझ ले तो डिकोडिंग हो गया। इस प्रकार से ऑप्शन कौन सा हमारा हो जाएगा, तीसरा। चलिए 8वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि ऑनलाइन कमेंट का जवाब देना चाहिए। तो ऑनलाइन कमेंट का जवाब हमें कैसे देना चाहिए, आक्रामक तरीके से नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके बाद दूसरा कह रहा है कि विनम्र और सम्मानजनक तरीके से। हाँ ये हो सकता है। आगे देखते हैं, अपमानजनक तरीके से ये तो नहीं करना चाहिए, विषय से हटकर ये तो भी नहीं करना चाहिए। तो इस हिसाब से हम लोग का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। चलिए इसके आगे का प्रश्न क्या कर रहा है कि ओपन एंडेड सवाल आमतौर पर शुरू होते हैं। तो देखो इससे पहले हम लोग को जान लेना चाहिए ओपन एंडेड क्या होते हैं सवाल, और क्लोज एंडेड क्या होते हैं। क्लोज, देखो जैसे मैं आपसे सवाल पूछूं, कुछ भी पूछूं और उसका आंसर आए एस या नो में, तो ये हो जाएगा क्लोज एंडेड। जैसे मैंने पूछा कि आपने तैयारी कर लिया, तो आपने बोला यस। आपने को कैरिकुलर का तैयारी नहीं कर लिया तो किसी ने बोला नहीं, तो ये हो जाएगा क्लोज्ड क्वेश्चन, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। और हमारा यहाँ क्या है, ओपन एंडेड पूछा है ना। ओपन एंडेड मतलब कि अगर कुछ भी हम सवाल ऐसा पूछ रहे हैं जिससे आप यस और नो में आंसर न दे सकें। जैसे मैंने पूछा कि आपने अपना को कैरिकुलर का प्रिपरेशन क्यों नहीं किया, तो यहाँ क्यों आ गया ना, क्यों नहीं किया, तो इससे आप यस या नो में आंसर नहीं दे सकते, आपको रीजन बताना पड़ेगा, डिटेल आंसर होगा। तो इस प्रकार से अगर वैसे आंसर आते हैं तो उसे बोलते हैं ओपन एंडेड सवाल, और अगर यस नो में आंसर आते हैं तो क्लोज एंडेड सवाल बोलते हैं। तो हमारा प्रश्न क्या था कि ओपन एंडेड सवाल
आमतौर पर शुरू होते हैं। तो ओपन एंडेड सवाल क्यों, क्या, कैसे से शुरू होते हैं, इससे हमारा आंसर यस या नो में नहीं आएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा पहला। चलिए 10वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि गहन प्रश्न इसमें मदद करते हैं। तो गहन प्रश्न जो होते हैं किस में मदद करते हैं? चर्चा को रोकने के लिए नहीं, गहरी जानकारी प्राप्त करने के लिए हाँ। यदि देखो किसी चीज़ से रिलेटेड हम गहन सवाल करेंगे तो उससे अंदर का जो तथ्य है वो निकल कर आएगा, यानी कि उससे गहरी जानकारी हमें प्राप्त होगी। तो इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सेकेंड। अगला है बातचीत खत्म करने के लिए नहीं, हाँ नहीं में जवाब देने के लिए नहीं। तो इस प्रकार से 10 का हो जाएगा सेकेंड। चलिए 11 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि 1 मिनट, 11 नंबर का प्रश्न है कि पूरा ध्यान देने से परिणाम होता है। यदि देखो हम अपना ध्यान पूरा कहीं दें तो परिणाम कैसा रहेगा? अच्छा ही रहेगा। तो इससे रिलेटेड आंसर देखते हैं कैसा होगा। नहीं, इसमें सॉरी 1 मिनट, इसमें दिया है कि पूरा ध्यान न देने से, पूरा ध्यान न देने से परिणाम कैसा होगा। तो देखो किसी चीज़ पर यदि हम पूरा ध्यान नहीं देते हैं तो हमारा परिणाम नकारात्मक रहेगा। अब ऑप्शन देख लेते हैं। प्रभावी संचार नहीं, आत्मविश्वास ये भी नहीं, विकास ये भी नहीं, गलत व्याख्या, हाँ ये हो सकता है गलत व्याख्या। यानी कि अगर हम पूरा ध्यान न दें तो परिणाम हमारा गलत हो सकता है, गलत व्याख्या हो सकता है। तो इस हिसाब से हो जाएगा चौथा ऑप्शन। आगे का प्रश्न क्या कह रहा है कि आत्मसम्मान का मतलब है। देखो आत्मसम्मान सब लोग जानते होंगे। आत्मसम्मान मतलब खुद का सम्मान, यानी हमारा आत्मसम्मान है, आपका आत्मसम्मान है, यानी खुद का सम्मान है। ऑप्शन चौथा हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि वक्ता को जज किए बिना सुनना क्या कहलाता है। देखो ये लिसनिंग का टाइप ही है कि अगर वक्ता को बिना जज किए हम सुन रहे हैं तो उसे कहते हैं सहानुभूति पूर्ण सुनना। सहानुभूति पूर्ण सुनना, यानी इंग्लिश में बोलेंगे इम्पैथेटिक लिसनिंग। जब हम वक्ता को जज किए बिना सुनते हैं, तो इस प्रकार से ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। चलिए अगला नंबर का प्रश्न क्या है कि आई कांटेक्ट आमतौर पर क्या बताता है। देखो हम किसी से अगर आई कांटेक्ट कर बात करें तो हमारा क्या बताएगा? तो आत्मविश्वास, बेईमानी तो बताएगा नहीं, डर तो नहीं बताएगा। देखो डर रहेगा तो हम आंखों से आंखों मिलाकर बात नहीं कर पाएंगे, गुस्सा भी नहीं, तो आत्मविश्वास हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। 15वां नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है कि अनौपचारिक संचार होता है। देखो अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है इसे ग्रेप वाइन भी कहते हैं, यानी कि अनौपचारिक संचार कहलाता है ग्रेप वाइन। ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। ठीक है, अगला नंबर का प्रश्न क्या है कि एक सकारात्मक रवैया किस में मदद करता है। तो देखो अगर रवैया सकारात्मक हो तो हमारा रिश्ते को बेहतर बनाने में मदद करता है, उत्पाद कम करने में नहीं, झगड़े पैदा करने में कभी नहीं हो सकता, तनाव बढ़ाने में ये तो भी नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन हो जाएगा 16 का ए। 17 का है पैरालिंग्विस्टिक में शामिल नहीं है। तो देखो पैरालिंग्विस्टिक है ना, तो ये देखो हमारा जो आवाज़ से रिलेटेड है कि इसका टोन कितना होना चाहिए, पिच कितना होना चाहिए, वॉल्यूम कैसा होना चाहिए। तो टोन भी शामिल है, पिच भी, वॉल्यूम भी, लेकिन हमसे पूछा है नहीं शामिल है ना, तो हाव भाव, ये तो बॉडी लैंग्वेज के अंतर्गत आ जाता है। तो ऑप्शन चौथा हो जाएगा। देखो अगला नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है कि भौतिक बाधाओं में शामिल है। देखो बाधा जो है भौतिक मतलब कि जो सामने हो या प्रतीत हो सके। प्रतीत तो नहीं कर सकते, जो भौतिक मतलब फिजिकली यानी कि सामने हो। तो इसमें हो जाएगा शोर और दूरी। भावनाएं ये तो भौतिक हो नहीं सकती, और ये तो वर्चुअल हो जाएंगी। भाषा ये भी नहीं, धारणाएं नहीं। शोर और दूरी जो है भौतिक बाधाओं में शामिल है। चलिए अगला नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है कि कोविड के बाद कम्युनिकेशन में किस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो देखो ये तो पुराना क्वेश्चन है, वैसे रिपीट होने का चांस तो नहीं है, लेकिन इसका देख लेते हैं क्या आंसर होगा कि कोविड के बाद कम्युनिकेशन में किस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो मजबूत हैंडशेक नहीं, एक दूसरे से हाथ मिलाया जा रहा था क्या कोरोना के टाइम में, तो नहीं हो सकता। मास्क वाले चेहरे के संकेत, हाँ ये हो सकता है, लेकिन आगे भी देख लेते हैं। छूकर अभिवादन, तो ये भी नहीं किया जाता था। नज़दीकी शारीरिक दूरी, तो ये भी नज़दीक हम लोग रह रहे थे क्या कोरोना के टाइम, नहीं। यानी कि मजबूत हैंडशेक भी नहीं कर रहे थे, छूकर अभिवादन भी नहीं, दूर से ही अभिवादन कर दिया करते थे। नज़दीक शारीरिक दूरी भी नहीं। तो इस हिसाब से क्या ऑप्शन हो जाएगा? मास्क वाले चेहरे के संकेत, यानी ऑप्शन सेकेंड। चलिए अगला नंबर का प्रश्न क्या है कि
हमें आपको क्यों हायर करना चाहिए, यह आपके किस चीज़ का टेस्ट करता है। तो देखो ये मतलब कि कोई भी कंपनी है या कोई भी व्यक्ति है वो आपको क्यों हायर करे, इससे पूछ रहा है कि आपको किस चीज़ का टेस्ट करता है ये। तो ये हो जाएगा आत्म जागरूकता और ताकत, यानी आप कितने जानकारी रखते हैं और आपके पास क्षमता कितना है। तो इससे यह टेस्ट होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। चलिए अगला है कि हैप्टिक्स किससे संबंधित है। तो देखो जो हैप्टिक्स है ये भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट है, जिसमें हम कोई भी चीज़ को छू कर कम्युनिकेशन करते हैं, यानी कि स्पर्श कर कर। जैसे यदि हम आपसे हाथ मिलाएं तो ये हो जाएगा हैप्टिक्स कम्युनिकेशन, यानी स्पर्श कर कर हमने अपना संचार किया है। तो ऑप्शन हो जाएगा पहला। चलिए 22 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि सॉफ्ट स्किल किसे कहते हैं। तो देखो सॉफ्ट स्किल क्या होता है। देखो सॉफ्ट स्किल एक होता है सॉफ्ट, एक होता है हार्ड। तो हार्ड होता है कि ऐसा चीज़ हमारे पास है जो हम छू सकते हैं उसे और देख भी सकते हैं। और सॉफ्ट क्या होता है, जिसे हम केवल देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। तो इसमें क्या चीज़ है, मशीनों से, तो मशीन को तो हमने छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, तो ये हो जाएगा हार्ड में। इंसानी व्यवहार ये हो जाएगा देखो सॉफ्ट में, इसको तुम देख सकते हो लेकिन छू नहीं सकते हो इंसानी व्यवहार को, तो ये हो जाएगा सॉफ्ट में। और हार्डवेयर से, तो हार्डवेयर को छू भी सकते हैं, कंप्यूटर कोडिंग से। देखो इसमें कन्फ्यूजन थोड़ा सा हो रहा है कि कंप्यूटर कोडिंग से, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग वाला है, लेकिन ये होगा नहीं। इंसानी व्यवहार जो है ये सॉफ्ट स्किल हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, जैसे हमने अभी बताया कि सॉफ्ट मतलब कि केवल आप देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, हार्ड मतलब कि जिसे हम छू सकते हैं। तो यहाँ कन्फ्यूजन इसलिए क्रिएट होगा कि जो कंप्यूटर कोडिंग है ये भी इसको हम छू नहीं सकते हैं, केवल देख सकते हैं। लेकिन यहाँ सॉफ्ट स्किल जो हमारे पास है वो, इसका आंसर हो जाएगा इंसानी व्यवहार से, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। चलिए अगला नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है कि सीमेटिक बाधा किसे कहते हैं। तो जो सेमेटिक बाधा होता है ना, उसे कहते हैं जब मान लीजिए हम कुछ भी बोल रहे हैं, जैसे हमने बोला कि हमने मान लीजिए कुछ भी बोला कि राम जा रहा है, और उसको आपने समझ लिया कि राम खा रहा है। हमने जा रहा है बोला, आपने खा रहा है समझ लिया। तो इस प्रकार आपने शब्दों का गलत अर्थ समझ लिया, तो इसी को बोलते हैं सेमेटिक बाधा। तो ऑप्शन हो जाएगा पहला। चलिए अगला नंबर का प्रश्न है कि ग्रुप डिस्कशन का मकसद क्या होता है। देखो ग्रुप डिस्कशन हम क्यों करते हैं, तथ्यों को याद करने के लिए, ये देखते हैं अभी के लिए, आगे देखते हैं क्वेश्चन, ये हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन ऑप्शन आगे देखते हैं कि टीम भावना और बातचीत का मूल्यांकन करने के लिए ये हो सकता है, लिखावट को जज करने के लिए नहीं, टेक्निकल कोडिंग स्किल को चेक करने के लिए नहीं। तो देखो इस हिसाब से हमारा जो ग्रुप डिस्कशन का मकसद होता है कि टीम भावना, ग्रुप में क्या होता है कि बहुत सारे लोग आपस में मतलब बैठ कर या आपस में वार्तालाप कर कर किसी विषय वस्तु पर चर्चा करते हैं और उसका गहन जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, यानी कि टीम भावना और बातचीत का मूल्यांकन करते हैं ग्रुप डिस्कशन में। चलिए अगला नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है कि तेज आवाज़ का मतलब हो सकता है। यदि मान लो कोई तेज आवाज़ निकाल रहा है तो उसका मतलब क्या हो सकता है, आत्मविश्वास। देखो आत्मविश्वास तो नहीं हो सकता है, गुस्सा तो देखो हो सकता है। आदमी कब तेज आवाज़ में बोलता है, जब हमेशा गुस्सा हुआ रहता है। देखो घबराहट हो सकती है, लेकिन उतना तेज आवाज़ नहीं निकाल सकता जितना गुस्सा में आदमी निकालता है, यानी चुप्पी भी नहीं हो सकता। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकेंड। चलिए अगला नंबर का प्रश्न है कि ग्रुप डिस्कशन में चर्चा शुरू करना तब अच्छा होता है जब। देखो ग्रुप डिस्कशन हमने पहले ही बताया कि ग्रुप डिस्कशन होता है सभी लोग आपस में बैठकर किसी विषय वस्तु पर चर्चा करते हैं। तो कब अच्छा हो सकता है, जब आप टॉपिक को अच्छी तरह समझते हैं तब। आप निश्चिंत नहीं हैं ये तो नहीं हो सकता, आप ध्यान चाहते हैं नहीं, आप जल्दी खत्म करना चाहते हैं नहीं। तो ये हो जाएगा जब आप टॉपिक को अच्छे तरह से समझते हैं तब ग्रुप डिस्कशन में चर्चा शुरू करना तब अच्छा हो सकता है। तो ऑप्शन हो जाएगा पहला। चलिए 27 नंबर का प्रश्न क्या है कि आपको इंटरव्यू में क्या नहीं करना चाहिए। हमें क्या नहीं करना चाहिए ना, कंपनी के बारे में रिसर्च करना चाहिए, हाँ बिल्कुल करना चाहिए। ज़रूरी सवाल पूछना चाहिए, हाँ पूछना चाहिए। और देर से आना चाहिए। देखो अगर इंटरव्यू के लिए हम लोग जा रहे हैं तो हम लोग को देर से तो नहीं जाना चाहिए, और हमसे पूछा क्या था, नहीं करना चाहिए। तो इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, यानी कि देर से हमें नहीं जाना चाहिए।
ठीक है। 28 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि संक्षिप्त और मुद्दे की बात करना कहलाता है। तो देखो, हम किसी चीज़ से रिलेटेड, किसी टॉपिक से रिलेटेड संक्षिप्त में और मुद्दे की बात करते हैं तो उससे हम संक्षिप्तता कहते हैं, इंग्लिश में कॉन्साइजनेस। ठीक है। 28 नंबर के बाद 29 नंबर का प्रश्न है कि ग्रुप डिस्कशन के लिए कौन सी स्किल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ग्रुप डिस्कशन के लिए हमें लीडरशिप और सुनने की स्किल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आक्रामकता नहीं हो सकता, चुप्पी भी नहीं, सबसे ज़्यादा देर तक बोलना नहीं, यानी ऑप्शन हो जाएगा पहला। 30 नंबर का प्रश्न है कि विनम्र और सम्मानजनक होना से तात्पर्य है। तो विनम्र और सम्मानजनक होने से तात्पर्य है हम शिष्टाचार में हैं, यानी कि ऑप्शन पहला हो जाएगा। उसके बाद 31 नंबर का प्रश्न है कि जिस माध्यम से कोई मैसेज ट्रेवल करता है उसे कहते हैं। देखो, हमने पहले ही बता दिया है कि जिस माध्यम से हम लोग अपने मैसेज को भेजते हैं एक दूसरे के पास, उसे कहते हैं चैनल। ठीक है। अगला नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रोफेशनल ड्रेसिंग के लिए कौन सा रंग सबसे अच्छा होता है। तो प्रोफेशनल ड्रेसिंग के लिए काला, सफ़ेद और नेवी रंग सबसे अच्छा होता है। और 33 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है कि एक मजबूत हैंडशेक क्या दिखाता है। तो देखो, हम किसी से हाथ मिला रहे हैं बहुत ही मजबूती से, तो हमें हमारा आत्मविश्वास को दिखा रहा है कि हमारे अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास कितना भरा हुआ है। और अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी चीज़ ग्रुप डिस्कशन परफॉर्मेंस को बेहतर बनाती है। तो देखो, अगर ग्रुप डिस्कशन हो रहा है उसमें करंट अफेयर की जानकारी यदि हमें हो तो हमारा जो परफॉर्मेंस होगा बेहतर बन जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 35 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि व्यक्तित्व को अच्छे से परिभाषित किया जा सकता है। तो व्यक्तित्व को अच्छे से परिभाषित करने के लिए शरीर की बनावट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, गुणों, व्यवहार और एटीट्यूड के मेल से हम कर सकते हैं, कपड़े पहनने की स्टाइल से नहीं, बोलने की गति से नहीं। तो इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। 36 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेल्फ ग्रूमिंग का एक हिस्सा है। सेल्फ ग्रूमिंग क्या होता है कि खुद को संवारना, यानी खुद को निखारना। तो खुद को कैसे हम निखार सकते हैं। एटीट्यूड, देखो एटीट्यूड तो अभी कुछ समय के लिए रोक देते हैं। बालों को देखभाल, हाँ ये हो सकता है कि यदि हम अपने बालों को देखभाल करें तो हमारा ये जो सेल्फ ग्रूमिंग है बढ़ सकता है, यानी कि ये एक हमारा सेल्फ ग्रूमिंग का हिस्सा है। नेतृत्व तो नहीं हो सकता, प्रेरणा नहीं हो सकता। सेल्फ ग्रूमिंग मतलब खुद को निखारना, यानी खुद को संवारना। संवारना शब्द अच्छा रहेगा निखारने के जैसे, निखारने की जगह यदि हम खुद को संवार रहे हैं तो वो सेल्फ ग्रूमिंग के अंतर्गत आएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। 37 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज है। बॉडी लैंग्वेज सिग्नल है ना। अभी देखो, हमने बॉडी लैंग्वेज जान गया है कि बॉडी लैंग्वेज क्या होता है। बॉडी लैंग्वेज मतलब बेसिकली हम लोग अपने शरीर के अंगों द्वारा अपने भावनाओं, विचारों को एक दूसरे के समक्ष आदान प्रदान करते हैं। तो हो जाएगा पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज ना। तो इसमें हो जाएगा कि बाहें क्रॉस करना नहीं, उसके बाद आई कांटेक्ट से बचना ये भी नहीं, और आगे थोड़ा आगे झुकना ये हो सकता है। आगे देख लेते हैं, त्योरी चढ़ाना ये भी नहीं हो सकता, यानी कि इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। चलिए अगला प्रश्न है 38 नंबर का। स्वामी विवेकानंद ने चरित्र निर्माण का आधार किसे माना है। तो देखो, स्वामी विवेकानंद जी हैं, ये चरित्र का निर्माण का आधार जो है शक्ति और आत्मविश्वास को माने हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। चलिए 39 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि इंटरव्यू में इनमें से सबसे ज़रूरी क्या है। तो इंटरव्यू में ज़रूरी क्या चीज़ें होती हैं। महंगे कपड़े पहनना नहीं, साफ बातचीत करना ये हो सकता है, लगातार बोलना ये भी नहीं, रटे हुए जवाब देना ये तो कतई नहीं करना चाहिए। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकेंड। चलिए 40 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि वर्बल कम्युनिकेशन में शामिल है। हमने बताया था वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल यानी कि शरीर के अंगों द्वारा हम कम्युनिकेशन स्थापित करते हैं, लेकिन हमसे क्या पूछा है, वर्बल। तो वर्बल मतलब बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव नहीं, बॉडी लैंग्वेज नहीं, बोले गए या लिखे गए शब्द, तो ये हो जाएगा तुम्हारा वर्बल कम्युनिकेशन। और चेहरे के हाव भाव ये भी नहीं, ये सारे हो जाएंगे आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के हाव भाव सब हो जाएंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। लेकिन हमें पूछा क्या था, वर्बल कम्युनिकेशन, तो हमारा उस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। चलिए 41 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रॉक्सिमिक्स से किससे संबंधित है।
तो देखो प्रॉक्सिमिक्स जो है ये बेसिकली व्यक्तिगत और सामाजिक जगह से जरूर संबंधित है, यानी कि दो लोगों के बीच जो वार्तालाप हो रही है वो कितने दूरी पर हो रही है, दो लोगों के बीच की वार्तालाप, तो ये हो जाएगा प्रॉक्सिमिक्स के अंतर्गत आ जाएगा। इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा पहला। और 42 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल ईमेल शिष्टाचार है। ईमेल शिष्टाचार स्लैब का इस्तेमाल करना नहीं, साफ सब्जेक्ट लाइन का इस्तेमाल करना, हाँ ये हो सकता है। अगर हमारा सब्जेक्ट साफ हो और अच्छा हो तो इससे ईमेल का पूरा कंटेंट पता चल जाता है, तो इस हिसाब से ये हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। लंबे पैराग्राफ लिखना नहीं, इमोजी का इस्तेमाल करना, ये तो नहीं करना चाहिए, तो 42 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। इसके बाद 43 नंबर का प्रश्न है कि पर्सनल हाइजीन में शामिल है। तो पर्सनल हाइजीन मतलब कि महंगे कपड़े पहनना नहीं, मनोवृत्ति दिखाना नहीं, मेकअप का इस्तेमाल करना ये भी नहीं। इसके बाद नियमित रूप से नहाना, ये है ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 4। पर्सनल हाइजीन तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, तो इसको डिटेल में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा चौथा। 44 नंबर का प्रश्न है कि मीटिंग के दौरान यह विनम्रता है कि बार बार टोकना नहीं, अपना फ़ोन तेज़ आवाज़ में रखना, ये भी नहीं करना चाहिए, ध्यान से सुनना, हाँ, मैसेज चेक करना नहीं, तो इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। अब 45 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है कि मैसेज में सभी ज़रूरी बातें होनी चाहिए। इसका मतलब है कि अगर देखो सभी चीज़ें हैं अगर मैसेज में, तो आपका इसका मतलब हो जाएगा कि पूर्ण चीज़ है, यानी कि पूर्णता का बोध करा रही है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सेकेंड। चलिए अगला नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है कि इंटरव्यू में कौन सी बॉडी लैंग्वेज जेस्चर सही है। तो जो बॉडी लैंग्वेज जेस्चर के बारे में हमें पूछा है ना, तो ये बाहें क्रॉस करना नहीं, आई कांटेक्ट से बचना नहीं, अगर आई कांटेक्ट बनाए रखें तो अच्छा बॉडी लैंग्वेज जेस्चर है ये। तीसरा नंबर का प्रश्न है कि तीसरा नंबर का ऑप्शन है कि आत्मविश्वास वाला पोस्चर, हाँ ये रहेगा, तो इंटरव्यू में ये आत्मविश्वास वाला पोस्चर जो है बॉडी लैंग्वेज जेस्चर सही है। पेन से लिखना ये तो नहीं करना चाहिए, तो प्रश्न के हिसाब से हमारा ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। चलिए अगला प्रश्न है कि पद अनुक्रम के एक ही लेवल पर बैक कम्युनिकेशन क्या कहलाता है। जैसे देखो एक व्यक्ति यहाँ बैठा है, दूसरा यहाँ बैठा है, तीसरा यहाँ बैठा है, चौथा यहाँ बैठा है, और इन सभी में संचार हो रहा है यानी कम्युनिकेशन हो रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, तो इसे बोलेंगे हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन इंग्लिश में, यानी हिंदी में क्षैतिज, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा तीसरा, क्षैतिज कम्युनिकेशन। ठीक है। चलिए अगला नंबर का प्रश्न है कि ग्रूमिंग महत्वपूर्ण है क्योंकि। देखो ग्रूमिंग मतलब क्या होता है, अभी हमने बताया था सेल्फ ग्रूमिंग ना, ग्रूमिंग मतलब होता है संवारना। ग्रूमिंग क्यों आवश्यक है, भ्रम पैदा करती है नहीं, सामाजिक स्वीकृति बढ़ाती है, तो हाँ ये हो सकता है। आगे देखते हैं, आत्मविश्वास कम करती है, बिल्कुल नहीं, लोगों को घमंडी बनाती है, बिल्कुल नहीं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सेकेंड वाला, यानी सामाजिक स्वीकृति बढ़ाती है। और 49 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि एक्टिव लिसनिंग के लिए ज़रूरी है। देखो एक्टिव लिसनिंग के लिए क्या ज़रूरी है ये हमसे पूछा है। बीच में टोकना नहीं, मल्टीटास्किंग करना नहीं, ध्यान और फीडबैक ये है, जज करना नहीं। एक्टिव लिसनिंग मतलब हम अच्छे तरीके से किसी चीज़ को सुन रहे हैं ताकि हम उसको अच्छे तरीके से फीडबैक दे सकें, उस टॉपिक से रिलेटेड, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। और लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ग्रुप डिस्कशन में सबसे अच्छी रणनीति क्या है। जोर से बोलना और हावी होना नहीं, दूसरों को सुनना और सही तरीके से योगदान देना। ग्रुप डिस्कशन का सबसे अच्छा रणनीति यही हो सकता है, दूसरों को बार बार टोकना नहीं, चुप रहना नहीं, तो इस हिसाब से ऑप्शन कितना हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा सेकेंड वाला। तो देखो हम लोग यहाँ पर 50 क्वेश्चन पूरा कर लिए, और 50 क्वेश्चन कर लिए, और इसको एक अच्छे से देख लेना, जो 5 मई को पेपर होने वाला है उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको आइडिया भी मिल जाएगा, और शायद कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो डायरेक्ट आ भी जाते हैं। और हाँ ये 2026 का प्रश्न था। इसी प्रकार हमारे चैनल पर ही जाना, और कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का 2025 का पेपर भी मैंने डाल दिया है, उसको भी देख लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।